हे गाइस, मैं हूँ विवेक और एग्जामोहॉलिक में आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, पिछले लेक्चर्स में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के काफ़ी सारे फैक्ट्स कवर कर चुके हैं और इसी कड़ी में हम लोग आगे चलेंगे। तो गाइस, आइए देखते हैं कि आगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री हैं। तो गाइस, सुनीता विलियम्स एक काफ़ी रिनाउंड पर्सन है जो कि एक अंतरिक्ष यात्री हैं। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक मतलब कि इनके जो पूर्वज थे वो पहले भारत में रहते थे, बाद में ये लोग अमेरिका में जाके बस गए, इसीलिए इनको भारतीय मूल का अमेरिका नागरिक कहा जाता है। इनके नाम से भी स्पष्ट होता है कि ये भारतीय मूल की हैं। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप से गई थी। तो कहाँ गई थी? अंतरिक्ष में गई थी। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर गई थी, मतलब कि अंतरिक्ष पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 360 किलोमीटर दूर। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और स्पेसशिप से गई थी। आपको नीचे सुनीता विलियम्स का चित्र दिख जाएगा। तो गाइस, ये कल्पना चावला की मित्र भी थी। कल्पना चावला भी एक भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी जिनकी अंतरिक्ष से लौटते समय मृत्यु हो गई थी। अंतरिक्ष से पृथ्वी ज़्यादातर नीले रंग की दिखाई देती है। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष से लौट के आई तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किए, बहुत सारी चीज़ें बताई और उन्होंने यह भी बताया कि अंतरिक्ष से ऊपर से देखने पर पृथ्वी लगभग नीले रंग की दिखाई देती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पे लगभग 3/4 भाग पानी है और जब ऊपर से हम देखते हैं तो ये हमें नीले रंग का दिखाई देता है। इसीलिए पृथ्वी ज़्यादातर नीले रंग की दिखाई देती है। केवल 1/4 भाग ही स्थल है। ओके, तो तेल का भंडार सीमित है। यह ज़मीन के अंदर पाया जाता है और इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तेल का भंडार सीमित है और यह ज़मीन के अंदर पाया जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि जो तेल है वो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है और ये जो तेल है ये हर जगह नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे मिलता है और इसकी खोज की जाती है। और ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक संयंत्रों का प्रयोग करके इसकी खोज करते हैं। तो तेल का भंडार सीमित भी है और इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें तेल की बचत करनी चाहिए, बहुत ही किफ़ायत के साथ तेल का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको तेल मिल सके। तो ये सीमित इसलिए है क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तेल बनने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है और बहुत धीमी है और हम इसको जो ख़त्म कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद तेल ख़त्म हो जाएगा और रहेगा नहीं। ज़मीन से निकाला गया तेल गहरे काले रंग का और बदबूदार होता है। तो जब ज़मीन से तेल निकाला जाता है तो ऐसा नहीं है कि हमें निकालने पर सीधे पेट्रोल या डीजल ही मिल जाता है। ये क्रूड ऑयल होता है, इसे कच्चा तेल कहते हैं और ये गहरे काले रंग का होता है और बदबूदार होता है। बाद में इसको हम रिफाइनरी में भेज देते हैं जहाँ पे इसका शुद्धिकरण होता है और इससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकाले जाते हैं। कौन कौन से चीज़ें निकाली जाती हैं, कहाँ भेजा जाता है शुद्धिकरण के लिए? रिफाइनरी में। और कौन कौन सी चीज़ें निकाली जाती हैं? केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल। डीजल से आप सब लोग परिचित हैं। पेट्रोल से आप सब लोग परिचित हैं। इंजन ऑयल वो होते हैं जो इंजन्स में, मशीन में डाले जाते हैं उन लुब्रिकेंट के रूप में। लुब्रिकेंट मतलब चिकनाहट देने वाले, जैसे मोबिल ऑयल होता है तो वो इंजन ऑयल है। ठीक उसी तरह हवाई जहाज़ के लिए ईंधन, हवाई जहाज़ के लिए भी फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है जो कि क्रूड ऑयल से ही निकाला जाता है। तो ये सारे चीज़ें कच्चे तेल से प्राप्त की जाती हैं, उसको रिफ़ाइन करके रिफाइनरी में भेज के
इन सब चीज़ों को उसी कच्चे तेल से अलग किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। ये सारे फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है और इन्हें याद करने की ज़रूरत है। एलपीजी, मोम, कोल तार और ग्रीस भी इसी से निकलता है। मतलब एलपीजी क्या है? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मीन्स जो पेट्रोलियम गैस होती है वो लिक्विड के फॉर्म में होती है और हमें कंप्रेस करके सिलेंडर में दे दी जाती है, जिससे हम खाना बनाते हैं। तो ये हो गई लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मोम मतलब जो पैराफिन होती है वो भी आपके पेट्रोल से ही, आपके क्रूड ऑयल से ही निकलती है, कच्चे तेल से ही निकलती है। कोल तार जिससे हम जो रोड पे काले रंग का तारकोल डाला जाता है वही होता है कोल तार। एंड ग्रीस भी एक लुब्रिकेंट का काम करता है, चिकनाहट देने का काम करता है, जो बहुत सारे कामों में यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं कि क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से कौन कौन सी चीज़ें निकाली जाती हैं और कहाँ निकाली जाती हैं? रिफाइनरी में। ठीक, तो क्या क्या निकालता है? केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज़ के लिए ईंधन, एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और मोम, कोल तार और ग्रीस, ये सभी चीज़ें निकलती हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने में भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो गैस तेल सभी प्रकार के उद्योगों में यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर से जो सिंथेटिक काम में लिए जाते हैं उनमें तेल का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। आज भी हमारे देश के लगभग 2/3 लोग खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी उपले का प्रयोग करते हैं। तो गाइस अपने देश में गरीबी होने के कारण बहुत सारे लोग एलपीजी गैस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। तो वो खाना बनाने के लिए गाय या भैंस के गोबर से बनाए हुए उपले और सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और इसकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। लेह लद्दाख में स्थित है यह इलाका ठंडा सूखा रेगिस्तान है। लेह एक स्थान है जो कि लद्दाख में स्थित है। लद्दाख क्या है? लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता था, जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा होता था, लेकिन अब लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लेह स्थित है और यह एक ही बहुत ही ठंडा सूखा रेगिस्तान है। सूखा रेगिस्तान मतलब कि यहाँ पे पानी बहुत कम है। पानी क्यों है कम है? क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत कम बरसता है और ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, पहाड़ पे है। भाई जम्मू कश्मीर में है तो क्या है? इसका मतलब कि ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है और ये पानी नहीं बरसता इसलिए सूखा है, और ठंडा इसलिए है क्योंकि जब हम ज़मीन के जितना ज़्यादा ऊपर जाते हैं वहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ती जाती है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। ओके, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ दूर दूर तक से बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा ऊपर जाते हैं वहाँ पे ठंड बढ़ती जाती है और इसी वजह से यहाँ पे हमेशा गर्मियों के सीज़न को छोड़ करके हमेशा बर्फ़ की चादर से इसकी पहाड़ियाँ ढकी रहती हैं। अब यहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ के लोग रहते कैसे होंगे, उनके घर कैसे होते होंगे। तो आइए देखते हैं। लेह में घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। लेह एक ऊंचे स्थान पे है, वहाँ पे ना तो हमें ईंटें मिल पाती हैं, ना तो सीमेंट मिल पाता है, ना तो कंक्रीट मिल पाता है। तो ऐसे में वहाँ के लोग घर कैसे बनाते होंगे? तो वहाँ के लोग घर बनाते हैं पत्थरों से, क्योंकि वो ऊंचे स्थान पे है, वहाँ की जो ज़मीन है वो पथरीली है और इन्हीं पत्थरों का यूज करके वो लोग घर बनाते हैं। और पत्थरों को काट काट के एक के ऊपर एक रख के घर बनाते हैं। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है ताकि वो देखने में अच्छे लगें। ज़्यादातर मकान 2 मंजिला होते हैं। ज़्यादातर मकान कितने होते हैं? 2 मंजिला होते हैं। और गाइज ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि इसमें याद करने वाला क्या है, लेकिन ये याद करने वाली चीज़ें, क्योंकि जब सीटेट क्वेश्चन पूछता है तो वो आपसे पूछ लेगा
कि निम्नलिखित में से लेह में बने हुए घरों में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो आप जब ये सारी विशेषताएं जानते रहेंगे तभी आप उस क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे। तो ज़्यादातर मकान 2 मंजिला होते हैं। दूसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग होता है, और सीढ़ी किस चीज़ की होती है? लकड़ी की होती है, क्योंकि या तो लकड़ी की होगी या तो पत्थर की होगी, क्योंकि और वहाँ पे कोई चीज़ उपलब्ध नहीं होती है। जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके हम अपना काम करते हैं। हमें यहाँ पे बहुत सारे मैदानी क्षेत्र में बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, इसलिए हमारा जीवन सरल है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में संसाधन की कमी होती है, और इसी वजह से वो लोग बहुत ही किफ़ायत के साथ अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं, और जो संसाधन वहाँ पे उपलब्ध हैं उसी के साथ अपना काम चलाते हैं। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र में जो जीवन है वो दुर्गम है, कठिन है। मकान के ऊपर वाले मंजिल लोगों के लिए होती है। मकान के ऊपर वाली मंजिल जो होती है वहाँ पे लोग रहते हैं, और नीचे वाली मंजिल जानवरों को बांधने और ज़रूरी सामान को इकट्ठा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि ऊपर वाले में ही लोग रहते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली जानवरों को ऊपर नहीं ले जाया जा सकता है, इसलिए लोग जो है वो ऊपर रहते हैं और जानवर को नीचे रखा जाता है। और साथ में जो साल भर का सामान है उसको भी इकट्ठा रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो ऐसा ना हो कि उनके पास स्टॉक कम हो जाए ठंड के लिए, ताकि जब वो ठंड में वो घर में ही रह करके अपना जीवन यापन कर सकें। इसीलिए नीचे के जो मंजिल होती है उसमें जानवरों को रखते हैं और अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारे सामानों को एकत्रित करते हैं। सर्दियों के दिनों में अक्सर लोग भी नीचे वाली मंजिल में जानवरों के पास रहने लगते हैं। जब सर्दियां आती हैं तो ऊपर की मंजिल पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, तो इसलिए लोग ऊपर की मंजिल को छोड़कर नीचे जानवरों के साथ आके रहने लगते हैं। नीचे वाली मंजिल में खिड़की नहीं होती है। खिड़की क्यों नहीं होती है? क्योंकि ठंड कम लगे। छत की मजबूत बनाने के लिए पेड़ों को मोटे मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। जब छत बनाते हैं तो जो क्या कहते हैं पत्थरों की दीवार बनाई जाती है, उसके बाद छत भी उन्हीं पत्थरों की बनाई जाती है। क्योंकि पत्थर भारी होते हैं, इसीलिए उन भार को सपोर्ट देने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे तनों का यूज किया जाता है, ताकि जो छत हो वो मजबूत बनी रहे। मोटी मोटी दीवार, लकड़ी की फर्श और लकड़ी के छत लोगों को ठंड से बचाती हैं। तो जो पत्थर मोटे मोटे होते हैं उनकी दीवारें, लकड़ी की फर्श होती है और जो लकड़ी की छत होती है, इन सब की वजह से वहाँ के लोग ठंड से बचे रहते हैं। चांगपा घुमंतु लोग हैं जो भेड़ बकरियों के साथ हरे मैदान की खोज में ऊपर रहते हैं। तो गाइस, लेह लद्दाख ऐसी जगह है जहाँ पे जो ज़मीन है वो पथरीली है और वहाँ पे घास की अधिक प्रचुरता है, पेड़ पौधे कम हैं। तो इस वजह से होता क्या है कि वहाँ के लोग, वहाँ पे कृषि भी आसानी से नहीं की जा सकती। तो इस वजह से होता क्या है कि जब लेह लद्दाख के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी स्थिति बनती है कि वहाँ पे घास ज़्यादा रहती है और कृषि आसानी से नहीं की जा सकती। तो इसलिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो घुमंतु प्रजाति के होते हैं और जगह जगह पे अपने मवेशियों को, भेड़ और बकरियों को ले जाते हैं और चराते हैं। चारागाह में नए नए चारागाह की खोज में लगे रहते हैं। तो चांगपा क्या है? चांगपा एक घुमंतु प्रजाति है और ये क्या करते हैं, इनका जीवन यापन मुख्यतः भेड़ों और बकरियों पर निर्भर रहता है। ये उन भेड़ों और बकरियों को लेकर जगह जगह जाते हैं, उन्हें चराते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें ज़रूरत का सारा सामान मिलता है। जितनी भी चीज़ें हैं सभी इन्हीं जानवरों से मिलती हैं और इन्हीं के ऊपर ये निर्भर रहते हैं। जैसे दूध, भेड़ों और बकरियों से दूध पा जाते हैं, मांस भी पा जाते हैं, टेंट के लिए चमड़ा। अब चूँकि ये एक जगह से दूसरे जगह पर जाते रहते हैं, इसलिए इनका कोई अस्थायी घर नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं कि टेंट बनाते हैं। तो उस टेंट को बनाने के लिए चमड़ा भी ये जो पाते हैं वो इन्हीं भेड़ों और बकरियों से पाते हैं। और चूँकि
इतनी ऊंचाई पे ये स्थान है कि वहाँ पे ठंड भी बहुत पड़ती है। तो उस ठंड में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए कोट और स्वेटर के लिए ऊन भी इन्हीं भेड़ों और बकरियों से प्राप्त करते हैं। चांगपा एक खास तरह की बकरियां पालते हैं। इन्हीं बकरियों के बालों से विश्व प्रसिद्ध पश्मीना का ऊन बनता है। चांगपा जो घुमंतु प्रजाति है, ये एक खास प्रकार की बकरियां पालते हैं और बकरियों के इन्हीं बालों से विश्व प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनता है। कौन सा ऊन बनता है? पश्मीना ऊन बनता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इसमें से क्वेश्चन 100% बन जाते हैं। तो पश्मीना ऊन हम लोग जानते हैं कि पश्मीना शाल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये पश्मीना ऊन से बनती है। और पश्मीना ऊन क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और गर्म होता है। अब सॉफ्ट और गर्म क्यों होता है, ये आइए देखते हैं। ये जो नीचे चित्र दिया गया है, ये पश्मीना शाल का है। ओके गाइस, ये जो चित्र दिया गया है, ये पश्मीना शाल का है। तो दुनिया में मशहूर पश्मीना शाल, आइए देखते हैं क्यों मशहूर है। माना जाता है कि एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। मतलब आप 6 स्वेटर पहन लीजिए और एक पश्मीना शाल ओढ़ लीजिए, तो दोनों की जो गर्मी होगी वो बराबर होगी। इतना गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। मतलब अगर आप 6 स्वेटर पहन लेंगे तो आप बिल्कुल हिल नहीं पाएंगे, लेकिन एक शाल ओढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कुछ पहना ही नहीं है। तो इतना गर्म होती है और मोटी बिल्कुल नहीं होती है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो कि कौन पालते हैं? चांगपा प्रजाति के लोग पालते हैं, जो घुमंतु होते हैं। पहाड़ी बकरियों की एक नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। जो ये बकरियां होती हैं, ये ज़मीन से लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर रह सकती हैं। अब सोचिए 5000 मीटर कितना ऊंचा है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड, सोचिए कितना कम तापमान होता है वहाँ पे। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं। अब सोचने वाली बात है कि 5000 मीटर ऊंचाई पर जब 0 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ पे तापमान हो जाता है, तो वहाँ पे बकरियाँ कैसे जीवित रहती होंगी? तो इसके उनके जीवित रहने का कारण यही है कि उनके शरीर पे जो बाल उगते हैं वो बहुत ही नरम और गर्म होते हैं, और यही उनकी उस भयंकर ठंड से राहत दिलाते हैं, बचाते हैं। इतनी सर्दी के बचने के लिए बकरियों की शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। सोच लीजिए इतने पतले होते हैं, और इतने पतले होते हैं तो कितने सॉफ्ट होते होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। इसलिए पश्मीना शालों की मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता है। इतने पतले होते हैं कि मशीनों से उनकी बुनाई ही नहीं हो सकती है। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर यह बुनकर 250 घंटे बुनाई करें, तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। कितने? 250 घंटे। तो सोचिए इसमें इतना ज़्यादा समय लगता है, इतना ज़्यादा श्रम लगता है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी। इसीलिए पश्मीना शाल बहुत महंगी मिलती है और बहुत कम मिलती है। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं, सब नहीं बुन सकते हैं। अगर यह बुनकर 250 घंटे बुनाई करें, तब जाकर साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। जब ये साधारण शाल है तब 250 घंटे लग रहे हैं। अगर इसमें डिज़ाइन बनाना हो तब कितना टाइम लगेगा। खैर आइए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। जितनी ठंड और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल उतने ही ज़्यादा नरम और अच्छे होंगे। ओके। चांगपा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए घोड़ों और याक का प्रयोग करते हैं। चांगपा जब बकरियों को ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो
चारागाह की खोज में इनको काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि अपने सामान को और खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए घोड़े का प्रयोग करते हैं और याक का प्रयोग करते हैं। याक क्या होता है? याक एक प्रकार का जीव है जो पहाड़ी क्षेत्रों पे पाया जाता है, खासतौर से लद्दाख में, और ये साधन का काम करता है चांगपा के लिए। ये तिकोने टेंट में रहते हैं जिसे यह लोग रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबो। अब रेबो क्या है? रेबो टेंट का ही नाम है जो कि चांगपा लोग कहते हैं। और टेंट कैसा है? टेंट ऐसा है। ये चांगपा लोग हैं जो चित्र में, और ये टेंट है ये रेबो है। इसी तरह के टेंट में लोग रहते हैं और वहाँ पे खाना बनाते हैं, खाते हैं और उसके बाद अपनी बकरियों को चराते हैं। तो गाइस देखते हैं कि जो तिकोने टेंट में रहते हैं जिसे लोग रेबो कहते हैं, चांगपा लोग रेबो कहते हैं, और जो ये टेंट है ये काफ़ी बड़ा होता है। इसमें अंदर धुआं के निकलने की भी जगह रहती है, बीच में छेद रहता है। पानी बरसने का डर होता नहीं क्योंकि वहाँ पे पानी बरसता नहीं है। तो धुएं को निकलने के लिए, चूँकि अंदर ही खाना बनाते हैं, धुओं को निकलने के लिए इसमें अंदर बीच में छेद भी किया जाता है। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने की जगह बनी होती है जिसे लेखा कहा जाता है। अब चूँकि दिन भर तो ये लोग भेड़ चराते हैं, रात में अपने टेंट में वापस आ जाते हैं। टेंट मतलब रेबो में। क्या कहते हैं इनके टेंट को? रेबो। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद जब रात में ये रेबो में आ जाते हैं तो खुद तो रेबो में रहते हैं, खुद को ठंड से बचा लेते हैं, लेकिन अपने जानवरों के लिए क्या करते हैं? तो अपने जानवरों के लिए भी अपने रेबो के पास भी एक स्थान बनाते हैं। दीवारें पत्थरों की और चट्टानों को रख करके दीवार बनाते हैं, और उसी को ये लोग क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखा। ये है लेखा। तो अपने टेंट के पास ये स्थान बनाते हैं और शाम को जब चराने के बाद बकरियों को लाके वहीं पे बांध देते हैं, और इस स्थान को क्या कहते हैं? लेखा। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। सभी परिवार अपने जानवर की पहचान के लिए उस पर एक खास प्रकार का निशान बनाते हैं। अब चूँकि जो घुमंतु प्रजाति के लोग होते हैं, भेड़ों को चराते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक परिवार कहीं और चराने जा रहा है, एक परिवार कहीं और चराने जा रहा है। इनका पूरा जत्था एक साथ होता है और एक साथ सभी जानवरों को लेकर चलते हैं और उनको चराते हैं। तो इसमें समस्या ये आती होगी कि लोग अपने अपने जानवरों को कैसे पहचानें। इसीलिए अपने जानवरों की पहचान करने के लिए सभी परिवार अपने जानवरों के ऊपर एक खास प्रकार का चिन्ह बना देते हैं, निशान बना देते हैं। अब गाइस जब लेह और लद्दाख से वापस लौटने लगे तो आपको जम्मू कश्मीर पड़ता है, और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर पड़ता है। तो श्रीनगर की कुछ विशेषताएं हैं। श्रीनगर में सबसे अच्छी विशेषता है कि यहाँ पे तरह तरह के घर पाए जाते हैं। अब ये घर कैसे हैं आइए देखते हैं। श्रीनगर में बाहर से आए कुछ टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। अब चूँकि श्रीनगर एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत ही सुरम्य स्थान है और बहुत ही सुंदर स्थान है, तो यहाँ पे टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। हाउस बोट के बारे में मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया है। हाउस बोट 80 फुट लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। मतलब एक अच्छा खासा कमरा होता है, ठीक है, अच्छा खासा कमरा होता है और इनमें टूरिस्ट रहते हैं। और ये बोट, इनका नाम ही बोट है, तो ये पानी के बीच में रहते हैं। ओके गाइस, तो हाउस बोट कहाँ रहते हैं? पानी के बीच में रहते हैं। और लंबाई कितनी होती है? लगभग 80 फुट। और चौड़ाई कितनी होती है? 8 या 9 फुट। तो ये फैक्ट याद करने वाला है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक, डल झील कहाँ है? मैंने आपको बताया है कि श्रीनगर में है, और ये साफ पानी की झील है। और झेलम नदी में इन डोगों के कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इन डोगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। तो ये सेम वही चीज़ है कि
जो हाउस बोट होते हैं वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा बना होता है। जो डोंगे होते हैं ये थोड़े छोटे होते हैं। और दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, ये दोनों पानी में ही रहते हैं। अब हाउस बोट की बात आ जाए तो हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी हुई होती है, जैसे ये दिखाया गया है फिगर में यहाँ पे ये चीज़ें। तो लकड़ी की सुंदर नक्काशी हुई होती है। इस खास डिजाइन ख़त्म बंद कहते हैं इसको, जो कि जिक्सा पजल जैसी दिखती है। जिक्सा पजल मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया है कि जिक्सा पजल होती क्या है। जिक्सा पजल एक खास प्रकार का खेल होता है जो बच्चों की मानसिक बुद्धि के लिए बनाया जाता है। इसमें टेढ़ी मेढ़ी आकृति के कई सारे कागज़ के टुकड़े होते हैं, उनको जोड़ करके एक डिजाइन बनाना होता है। तो ये हाउस बोट में इसी तरह के डिजाइन भी बने होते हैं, जो कि देखने में एक जिक्सा पजल की तरह लगते हैं। और इनको क्या कहते हैं, इस डिज़ाइन को ख़त्म बंद कहते हैं। तो गाइस आगे देखते हैं। पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में भी दिखते हैं। ठीक, जैसे कहाँ दिखते थे आपको, लेह और लद्दाख में दिखते थे। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। अब ढलवा क्यों होती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए छतें ढलवा होती है ताकि जो बर्फ़ पड़े तो अपने आप नीचे गिर जाए। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ। आप देख रहे हैं ये जालीदार खिड़कियाँ, ये पुराने घरों की खासियत है। जब पुराने ज़माने में जो घर बने थे श्रीनगर में, वहाँ की खासियत होती थी ये जालीदार खिड़कियाँ। यहाँ पुराने ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। आप देखिए ये बाहर की ओर उभरी हुई और इनको क्या कहते हैं, इनको डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखाई देता है और इसीलिए ये बनाई जाती थी। तो इनको क्या कहते हैं, डब कहते हैं। यहाँ पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। मतलब जो पुराने घर हैं वो पत्थर, ईंट और लकड़ी को बनाए। पुराने टाइम पे बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, ना ईंट मिल पाती थी, ना मोटार मिल पाता था, ना कंक्रीट मिल पाता था, ना सीमेंट मिल पाती थी। जो सीमित संसाधन थे वो थे पत्थर, लकड़ी और ईंट। तो पत्थर, लकड़ी और ईंट, तो इन चीज़ों को मिला करके घर पुराने ज़माने में बनाए जाते थे। घरों के दरवाज़ों, खिड़कियों पर डिजाइन मेहराब बनी होती थी। ये मेहराब आप देख रहे हैं सॉरी, ये मेहराब आप देख रहे हैं, ये जो है ये मेहराब है। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। थैंक यू गाइस। आगे आने वाले वीडियो में 2 वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता लग पाए कि हमने जो पढ़ा वो हमारे लिए कितना यूज़फुल था। थैंक यू गाइस।